हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र गुप्ता एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज आइए पुनः फिर से आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको लोग के सामने लेकर आया हूं। ठीक है, जो कि ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को भी मैं समय जरूर दूंगा। ठीक है, और आप जो भी क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट्स में क्वेश्चन जवाब जरूर देते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट जो भी वीडियो देखेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। ठीक है, जिससे आपको भी ये पता चले कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, जो एमपी पुलिस 2023 की वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को देखना मत भूलिए, बिल्कुल देखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, संविधान संबंधी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को संविधान संबंधी कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूं। ठीक है, वीडियो में आप लोग को हर एक चीज की जानकारी दे चुका हूं, ध्यान रखिए। संविधान के बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और उन्हीं से संबंधित मैं आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि हम कितना यहाँ पर देखते हैं कि मतलब कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। कुछ नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है, हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी बोला संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करते हैं, कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों बताइए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 की बात कर रहा है, 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहा है, 13 दिसंबर 1946 की बात कर रहा है, 21 दिसंबर 1946 की बात कर रहा है। कब हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक, बताइए। चलिए तो हम यहां पर देखते हैं, आप लोग यहां पर देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करते हैं तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। हालांकि मैं इसके बारे में बता चुका हूं, संविधान सभा की गठन की बात करते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, संविधान सभा गठन 1946 में ही हुआ था, ध्यान रखना। गठन की जब बात करें, ठीक है, संविधान सभा का गठन की तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, ध्यान रखना। किसके द्वारा किया गया संविधान सभा गठन? संविधान सभा गठन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बताया था। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ यदि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा अंतिम बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो अंतिम बैठक की यदि कभी बात करें तो अंतिम बैठक, ध्यान रखिएगा, अंतिम बैठक। ठीक है, तो अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक की जब बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक की जब भी बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, 24 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक, और अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ध्यान रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेम्पररी चेयरमैन के रूप में, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर BN राव की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बताइए इनमें से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अब बता दूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी की बात नहीं कर रहा, अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जबकि स्थायी की यदि हम बात करें, ठीक है, स्थायी की तो स्थायी यहां पर ध्यान रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, स्थायी
अध्यक्ष की यदि बात करें, ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? क्योंकि ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जब भी पहली बैठक हुई थी, ठीक है, तो संविधान सभा की जब भी बैठक हुई तो सबसे पहले यहां पर यह तय हुआ, ठीक है, कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो। तो उसमें से यह कहा गया था कि जो सबसे सीनियर व्यक्ति होगा उसी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए, ठीक है, जो कि सभी सदस्यों को शपथ वगैरह दिलाएंगे। और आज भी लोकसभा में यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, यह मतलब कि बनाया गया था, उसी प्रकार से आज भी जब भी लोकसभा, नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा के गठन के दौरान अस्थायी अध्यक्ष जरूर आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और उसको भी यहां पर देखते हैं कि मतलब जो सबसे अधिक बार चुनाव जीत कर आया हो, जो सबसे अधिक सीनियर हो सदन का, उसी को क्या बनाया जाता है? उसी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इस कारण से सच्चिदानंद सिन्हा उस समय यहां पर सबसे सीनियर व्यक्ति थे, इस कारण से उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि स्थायी अध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहां पर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर देख सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन है BN राव, दूसरा है JB कृपलानी, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? प्रारूप किसने बनाया था? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। इसी कारण से इन्हें यहां पर पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। इसी कारण से इनको यहां पर ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संविधान का पिता भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं संविधान सभा के, ये देखिए चलिए यहां पर देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट चेयरमैन की बात करते हैं, तो पहला परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया था? आप लोग के सामने ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं इसके पहले अभी ऑप्शन में बता चुका हूं कौन है, ये बताइए। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान सभा के कौन है? अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, ठीक है। तो संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान को अंतिम रूप से पारित कब किया गया था? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित कब किया गया? 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो संविधान को अंतिम रूप से क्या बोल रहा है? संविधान को अंतिम रूप से पारित करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो अंतिम रूप से पारित किया गया कब किया गया है? डी नंबर ऑप्शन सही है, 26 नवंबर 1949। लागू करने की बात नहीं कर रहा, लागू की यदि बात करें संविधान सभा के द्वारा बोला, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। जबकि संविधान अंतिम रूप से लागू कब हुआ, ठीक है। तो लागू की बात करें, अंतिम रूप से लागू यदि क्वेश्चन पूछा जाए अंतिम रूप से लागू, ठीक, जब भी अंतिम रूप से लागू करने की बात किया जाए तो ध्यान रखना क्या रहेगी? 26 जनवरी 1950 रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बोल, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित करने की बात कर रहा है, ना कि संविधान को लागू होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा है? अंतिम रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जबकि अंतिम रूप से पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा, ये दोनों डेट कंफ्यूजन कर देती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान की बात करते हैं
तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले बार डिस्कशन किया आप लोगों को। ठीक, अब क्या बोल रहा है, किस दिन पूर्णतः लागू करने की बात कर। ठीक है, तो जब भी पूर्णतः लागू करने की बात कहे तो यहाँ पर ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन 26 अगस्त 1950 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो अंतिम रूप से लागू करने की जब बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना, मतलब कि इंडिया बिकम अ रिपब्लिक की बात कर रहा है, कब बना। ठीक है, तो यह लिखा है 15 अगस्त 1947 की बात कर, 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1952। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप यहां पर एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो, गणतंत्र की बात कर रहा है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पुलिस वगैरह और व्यापम में बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, ध्यान, हालांकि हर एक एग्जाम में पीएससी वगैरह में भी साधारण क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, जिस कारण से हमें कंफ्यूजन बना रहता है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, आत्मा की संज्ञा दी गई। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के सामने है, मूल अधिकार, पहला ऑप्शन क्या है, मूल अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है प्रस्तावना और चौथा संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, संशोधन प्रक्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ध्यान रखिए, 24 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन है 22 जुलाई 1950। तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, ध्यान रखिए। ठीक है, इंडिया नेशनल एथेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, उसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकार किया गया था। इसका मतलब यह कि ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या। ठीक है, ध्यान रखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, मतलब मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, हर एक नागरिक को पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कि मौलिक अधिकार हमारे देश में, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऑप्शन 5, 6, 7, 8 ये आप लोग के ऑप्शन है, सामने स्क्रीन पर है, ध्यान रखिए, चूज करिएगा। ठीक है ना, और लाखों का इनाम जीतिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए कौन सा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। जबकि ध्यान रखना, मौलिक अधिकार, मूल मौलिक अधिकार की बात किया जाए, मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से बात करें, ठीक है, तो मूल रूप से कितने थे, 7 थे। कितने थे, मूल रूप से 7 अधिकार थे, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार 7 थे, जो कि ध्यान रखना कि जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार में शामिल था, जिसे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या बोला गया, मौलिक अधिकार बोला गया था। ठीक है, ये शामिल था, लेकिन इसको कब हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे बाहर कर दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 ठीक है ए में रखा गया है। क्लियर है, इसका संविधान से नहीं हटाया गया, बल्कि मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल को चेंज कर दिया गया, मौलिक अधिकार पार्ट से बाहर कर दिया गया बस। ठीक है, लेकिन संविधान में है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार की संख्या मूल रूप से यदि बात करें तो 7 थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है,
6 है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, और यदि बात करें कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, देखिएगा यहां पर समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, देखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ठीक है, हटा दिया गया। मैंने अभी बताया ही हूं, ठीक है, आप लोग तुरंत देख करके आंसर यहां पर क्लियर कर सकते हैं। तो यही होता है पढ़ने का अर्थ, ठीक है, कि जब भी हम कंसेप्ट हमारा क्लियर रहता है तो क्या क्वेश्चन आएंगे तो हम नहीं कर सकते क्या, बस बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान होगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब बताइए, मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, बताइए 44 में, 46 में, 42 में या 52 में संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही है, 44 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हमारा आंसर सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, ठीक है, ए एवं बी दोनों को, या संसद को, किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए मूल अधिकारों का रक्षक, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात करते हैं, हमने यहाँ पर बताया भी था वीडियो में, आप जरूर देखिएगा, मौलिक अधिकार संबंधी वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये कहा था मैंने, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्योंकि कारण ये, यदि मौलिक अधिकार से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी उल्लंघन होता है, ठीक, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम अपनी रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्ट ऐसा यही अधिकार है जहां पर हम सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही मौलिक अधिकारों को यहां पर क्या किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है। इस कारण से यदि हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाएगा, मौलिक अधिकारों का रक्षक यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसे, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार माना गया है, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार नहीं था, शिक्षा का जो अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कौन सा अनुच्छेद है,
ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर ध्यान रखिए, अनुच्छेद 20, 21, 21A या अनुच्छेद 22। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21A के द्वारा। क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा कब की बात करें, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, ठीक है, 2002 के द्वारा क्या किया गया है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या कर दिया गया? इसे मौलिक अधिकार बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है, किसमें निहित है? ये देख सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? यदि जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे संविधान से संबंधित तो जरूर आंसर जरूर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है? देखिए, मूल अधिकार राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य या सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिए, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जो इसे हम बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सबसे करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ये राज्य के कर्तव्य होते हैं कि लोक कल्याण को बनाने के, लोक कल्याण को बना के रखें। ठीक है, ये केंद्र सरकार का एक निर्देश टाइप में होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व वाला जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात कर सकते हैं भाग है जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, किस भाग में है? तो भाग 4, किसमें है? भाग 4 में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व की बात करते हैं, ये वाद योग्य नहीं है, ध्यान रखना। भाग जो 4 है वो क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो वाद योग्य नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, क्लियर है। जबकि मौलिक अधिकार जो होता है वो वाद योग्य होता है, लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए कितना, मतलब कानून बनाते समय मतलब इस भाग को कितना ध्यान दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इस भाग को देखते हुए, ठीक है, इस भाग को देखते हुए राज्य सरकार हमेशा क्या करते हैं? कानून बनाने का प्रयास करते हैं जिससे राज्य का कल्याण हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखिएगा, 15 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास संविधान का अनुच्छेद 40, संविधान का अनुच्छेद 40 से हम आर्टिकल नंबर 40 के नाम से जानते हैं, राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य को निर्देश देता है कि, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसमें अनुच्छेद 40 में किस चीज के महत्व को यहाँ पर अवधारणा किया गया है, किस चीज के महत्व को यहाँ पर, या कौन सा अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों का संगठन करने की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन। एक ऑप्शन हमारे पास और आता है, ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन अलग है और गठन अलग है। ये जो गठन है तो 243 में रहेगा, ध्यान, 243 एक ही बात करता है, गठन की जब बात करें तब की बात करेंगे। ठीक है ना, अन्यथा संगठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब मौलिक कर्तव्य जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो सोर्स कहां से है? ठीक है, अवधारणा हमको कहां से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है, रूस, जर्मनी, फ्रांस और चीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए कौन सा है? रूस। ठीक है, रूस हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को यहीं से लिया गया है। ठीक है ना, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, चीन के संविधान से क्या लिया गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, फ्रांस, चीन के, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का हनन, ये कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है, चीन के संविधान से कुछ भी हमारे भारतीय संविधान में नहीं लिया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा
फ्रांस के संविधान में क्या, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, ठीक है, हाँ, गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार के समय, ठीक है, सॉरी, मौलिक राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जर्मनी से क्या लिया, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का हनन करना, ये लिया गया जर्मनी के संविधान से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या की बात करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या की जब भी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, तो ऑप्शन हमारे पास है कौन सा, 10 या 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, ठीक, कितनी थी नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितनी, तो ऑप्शन नंबर बी 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, ध्यान रखिए। जबकि यदि हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10, कितनी थी, 10 संख्या थी। जबकि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या कर दिया गया है, एक कर्तव्य को बढ़ाया गया है। वो 11वां कर्तव्य कौन सा है, 11वां कर्तव्य की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखिए 11वां कर्तव्य है, हर एक माता पिता का कर यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे, ये 11वां कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा कर्तव्य को जोड़ा गया है। क्लियर है, ठीक है, तो पहले थे 10, लेकिन 10 प्लस 1 यहां पर बढ़ गया, बराबर कितने हो गए हमारे पास, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना, तो ये मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितने हैं, 11। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, आप लोग के सामने है कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज अर्श समिति। ध्यान रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य ये तो पता है 11 है, लेकिन किसकी अनुशंसा पर हमने यहाँ पर शामिल किया था, ये भी तो होना चाहिए पता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था, किसके, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जबकि ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी अनुशंसा में क्या कहा था, अपनी अनुशंसा में कहा था, ठीक है, कि कितने कर्तव्य होने चाहिए, 8 कर्तव्य, कितने होने चाहिए, 8 कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर जब इन्होंने क्या दिया, सलाह दिया, रिकमेंड किया, तो भारत सरकार ने 2 और जोड़ा, जिससे हो गए 10, और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और जोड़ दिया गया, जो कि वर्तमान में कितने हो गए, 11 कर्तव्य हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो भारतीय संघ की शक्ति की बात करते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहा है, ध्यान रखना, भारतीय संघ की शक्ति। ठीक है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारतीय संघ की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 देख सकते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, ये सब जानते हैं, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, ठीक, कोई सी माने। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए के, ठीक है, उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। कितना होता है, यूएसए में राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति यूएसए की जब बात करते हैं, यूएसए में, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति अधिकतम 2 साल लगातार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। कितने वर्ष, लगातार 2 वर्ष, जबकि हमारे भारत में ऐसी कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 21 में, यहां पर देखते हैं, जब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि संसद की बात करते हैं, संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस, जिसे हम बोलते हैं उच्च सदन और निम्न सदन। तो दोस्तों यहाँ पर अपर हाउस की बात कर रहा है, मतलब कि ऊपरी सदन की बात कर रहा है, तो ऊपरी सदन हमारे पास कौन सी है, राज्यसभा। जबकि लोकसभा की हम बात करते हैं, लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उच्च सदन की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, राज्यसभा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन। ठीक है ना, उच्च सदन या ऊपरी सदन, और इसे हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन। क्या बोलते हैं,
निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है। विधानसभा तो राज्यों में होती है, इसे भी हम क्या बोलते हैं, विधानसभा के निम्न सदन होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से भारतीय संसद के ऊपरी सदन को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। कई लोग यदि जब क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, तो यहां पर लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक है, जबकि चुनाव जो होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कभी भी नहीं होता। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मतलब कि अपॉइंटमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रधानमंत्री चुनाव कभी नहीं होता है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होती है, जो कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके आगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 में यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री, ठीक है, सदन का सदस्य नहीं है, यहां पर ध्यान, सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो यहां पर ध्यान रखिए ऑप्शन आप लोग के सामने है, 3 माह, 6 माह, 9 माह, 19 वर्ष। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6 माह के अंदर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे मतलब कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है। मतलब कि यदि कोई मंत्री बन गया है, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बन गया है, ठीक है, और सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर क्या कर लेना चाहिए, सदस्य लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य, मतलब संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। क्लियर है, ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा क्या थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे 2004 में, लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन वो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद असम से 6 माह के अंदर अंदर क्या कर सदस्यता प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर। इसी प्रकार से राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करते हैं तो वो सांसद कौन थे, सांसद थे। कौन थे, जब मुख्यमंत्री बने थे वो सांसद थे, राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और 6 माह के अंदर अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो कोई भी आम आदमी मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी आम आदमी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मंत्रिपरिषद। यहां पर ध्यान, क्वेश्चन नंबर 24, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, यहां पर आप लोग के ऑप्शन सामने हैं, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, किसके प्रति सामूहिक रूप से, ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना, एक शब्द हमारे पास ध्यान रखिएगा, सामूहिक रूप से बात कर रहा है। ठीक, जब सामूहिक रूप से बात करता है तो ध्यान किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी व्यक्तिगत रूप से यदि बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति हो जाएंगे, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो व्यक्तिगत, ध्यान रखें, दोनों है आपके सामने। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब सामूहिक रूप से, मतलब सभी मंत्री एक साथ जब काम करते हैं वो सामूहिक रूप से कहलाता है। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति, ध्यान रखना। और यदि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन क्या बताना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 में यहां पर देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। अभी वर्तमान की बात करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा डेटा चेंज हो चुका है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं 542, 545, 550, 552, ठीक है। तो वर्तमान में यदि हम बात करें अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें, कितनी हो सकती है, 550। 2020 के बाद, इसके बाद बात करते हैं 2020 के बाद हमारे पास कौन सी संख्या है, 550, जबकि 2020 के पहले की बात करें तो 552 थी, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्योंकि कारण ये एंग्लो इंडियन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, कौन सा, ध्यान रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, यहां पर ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन कौन होते थे, एंग्लो इंडियन की बात करते हैं तो एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। जब हटा दिया गया है, अन्यथा होते थे 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या। जब से 2020 के बाद, यहां पर इस संशोधन के बाद, ठीक है, 2020 के बाद यहां पर क्या कर दिया, अधिकतम सदस्यों की संख्या 550, और 2020 के पहले कितनी होती थी, 552। ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, वर्तमान में यदि क्वेश्चन पूछे वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में है 543। कितनी है, 543 है लोकसभा में सदस्यों की संख्या, और पहले होती थी 545, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, 26 यहां पर ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, कितनी है, 238, 245, 250, 262 अधिकतम सदस्यों की संख्या है। ये आप लोग के सामने ऑप्शन है, आप चूज करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, क्योंकि कारण ये है कि 238, ठीक है, 238 प्लस 12, ठीक है, ये हो सकती है अधिकतम सदस्यों की संख्या, ठीक है, 238 प्लस 12, 238 जो कि चुनाव के द्वारा आ सकते हैं, ठीक है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। इस कारण से टोटल मिला करके 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या है। यदि वर्तमान में सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है हमारे पास कितनी, 245, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। जब भी बात करें वर्तमान में, ठीक है, तो वर्तमान में है 245 है, ठीक है, 233 प्लस 12, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है, किसी विधेयक को धन विधेयक मनी बिल के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन में से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है, लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि धन विधेयक में जो अधिकार होता है, सबसे अधिक अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसी भी वित्त विधेयक को धन विधेयक को घोषित कर सकता है, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ठीक, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रथम विधि अधिकारी की बात कर रहा है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये आप लोग के सामने ऑप्शन है, ठीक है। कौन होंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर, भारत की बात, केंद्र सरकार की बात करें तो महान्यायवादी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एजीआई, क्या बोलते हैं, एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, जो कि आर्टिकल नंबर 76 में, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 76 में भारत का महान न्यायवादी एजीआई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का वकील होता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक कौन चलाता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही, ध्यान रखना, संघ राज्य क्षेत्र मतलब जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, किसकी बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है,
केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, ध्यान रखना। तो केंद्र शासित प्रदेश की जब भी बात होती है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि प्रशासक कौन होता है, प्रशासन कौन चलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक कौन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होता है वही केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होता है, प्रशासन चलाता है मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा। जबकि ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री भी होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, कहां है, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में यदि बात करते हैं तो मुख्यमंत्री है, वहां का प्रशासन वो मुख्यमंत्री स्वयं चलाता है, लेकिन ध्यान रखना नाम मात्र का शासक होता है। मुख्यमंत्री जो वहां का होता है दिल्ली और पुदुचेरी का, वो नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन प्रमुख प्रशासक कौन होता है, प्रमुख शासक कौन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक कहलाता है, ध्यान रखना। क्लियर, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में यदि हम बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात कर रही, प्रधानमंत्री की बात नहीं की जा रही, ध्यान रखना। तो कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहलाएंगे, ध्यान रखिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, ये देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड की बात कर रहा है, ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा है, स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष कोई नहीं। ये इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि केंद्र की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य की राज्यपालिका का हेड कौन होगा, राज्यपाल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। यदि राज्य सरकार का हेड की बात करें तो राज्य सरकार का हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है ना, विधानसभा अध्यक्ष नहीं होगा, ध्यान रखना। क्लियर है ना। तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख की बात करें तो राज्यपाल, ये करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 500, 525, 552 और 475। ठीक है, कितनी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है किसी भी विधानसभा में। ठीक है, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500 हो सकती है, ध्यान रखना। जबकि न्यूनतम की यदि बात करें, न्यूनतम की सदस्यों की संख्या की बात करें तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60। कितनी है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या है, यदि न्यूनतम की बात करें, ठीक, न्यूनतम, ठीक है, तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 60। लेकिन ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर अपवादित हैं। ठीक है, तो अपवादित ऐसे कौन से राज्य हैं, जैसे सिक्किम की बात करें, गोवा की बात करें, ठीक, और मिजोरम की बात करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे कुछ अपवादित राज्य हैं जो कि, ठीक है, जैसे गोवा की हम बात करते हैं, गोवा में, ठीक है, गोवा की बात करें या फिर हम सिक्किम की बात करें, ठीक है ना। तो सिक्किम एग्जांपल में दे रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, सिक्किम में 32 सदस्य हैं, ठीक, और गोवा में 40 सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम सदस्यों की संख्या विधानसभा में कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। लेकिन फिर भी अपवाद स्वरूप गोवा, सिक्किम में यहाँ पर देख सकते हैं सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, यहाँ ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उतने सदस्य ही नहीं है जितने मतलब कि इतने सदस्य हो सके। ठीक, सदस्यों की कमी है, ठीक, जनसंख्या कम है, इस कारण से अपवादित कुछ राज्य ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, 3, 4, 5, 6, ये आप लोग के सामने है ऑप्शन, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारे भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो कि मैंने एक ट्रिक के रूप में बताया था, ध्यान रखिएगा, याद होना चाहिए। आ तू भी मजा कर, ये दोस्तों ट्रिक मैंने बताया। ठीक है, आ तू भी मजा कर, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आ से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा यूपी, बी से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, जे ए साइलेंट कर देंगे और के ए आर से है कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक। क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास कर्नाटक। क्लियर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र,
कर्नाटक। तो 1 2 3 4 5 और 6, आ तू भी मजा कर, याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलेगा, ध्यान रखना, आ तू भी मजा कर, ठीक है। हालांकि पहले था जा तू भी मजा कर, पहले क्या था, जा तू भी मजा कर, क्यों, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी थी, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा समाप्त हुआ है तब से कितने हो गए हैं, वर्तमान में 6 हैं। पहले था जा तू भी मजा कर, यहां पर क्या था, जम्मू एंड कश्मीर भी लग जाता था, तो वो हमने बता दिया था, क्या बना दिए थे, हम बोल देते थे जा तू भी मजा कर, मतलब जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लेते थे। लेकिन अभी यहाँ पर वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में आ तू भी मजा कर, अभी आना है, ठीक है, आता है, आना है और मजा लेना है, ध्यान रखना, आ तू भी मजा कर। 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट बात 34 नंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वही क्वेश्चन, बस राज्य और केंद्र का अंतर है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर बोला था कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, केंद्र की सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती थी, हमने लोकसभा के प्रति बताया था, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ध्यान रखिए हमारे पास है विधानसभा, ऑप्शन सही है, विधान परिषद नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधानसभा, जबकि राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत की बात करें तो राज्यपाल, इसके पहले मैं समझा चुका हूं केंद्र वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है, विधानसभा का कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। वैसे तो 3 अधिवेशन होने चाहिए, लेकिन कम से कम 2 अधिवेशन का होना जरूरी है, 6 माह में अधिवेशन, 6 माह 2 अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो ये हम आज यहाँ पर 35 क्वेश्चन आप लोग के सामने, ठीक है, 35 के 35 क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कंप्लीट कराया, ध्यान रखना। इसके आगे हम और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ध्यान रखिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे इनको आप जरूर पढ़िएगा, और यहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार नहीं 2 बार, ठीक है, आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद, ठीक है। आप लोग के साथ मैं आज यहाँ से विदा लेता हूँ, धन्यवाद, ठीक है।